गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आपको पता है कि हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं किशोरावस्था में स्वयं को समझना, और इसमें आज हम चैप्टर 2 का सी पार्ट लेते हैं। ए और बी हम कवर कर चुके हैं, आज हमारा सी चैप्टर है। जिन बच्चों ने ए बी नहीं देखा है, पहले ए और बी पार्ट को देखेंगे, फिर आप सी देखेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पहचान पर प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस ऑन आइडेंटिटी। हम स्वबोध का विकास कैसे करते हैं, हाउ डू वी डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ। हम स्वबोध का, अपना खुद का विकास कैसे करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहचान पर प्रभाव या फिर इन्फ्लुएंसेस ऑन आइडेंटिटी। पहचान क्या होती है? देखिए, हमने इससे पिछली वीडियो में भी बताया था आपको ये बात कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कोई भी पहचान नहीं होती, उसका कोई भी व्यक्तित्व नहीं होता है। नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और एज के साथ साथ, परिवार के साथ साथ, फ्रेंड्स के साथ साथ, समाज के साथ साथ हम खुद के बारे में जानने लगते हैं। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट समझेंगे व्यक्तिगत पहचान को समझना। व्यक्तिगत मीन्स खुद की पहचान को समझना। जब बच्चा शिशु होता है तो वो अपने माता पिता के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है, तो सब उसको उसके नाम से बुलाते हैं। जैसे किसी का नाम शीला है, किसी का मीना है, तो उसकी आइडेंटिटी क्या बन जाती है? उसके नाम से ही बन जाती है। तो उसको जब भी कोई शीला या मीना या फिर सोनू किसी भी नाम से बुलाएगा तो उसको लगेगा कि ये मुझे बुला रहा है। क्या है वो उसकी पहचान है। तो वो उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ने लगता है। और जब बच्चा बोलना सीखता है तो वो मैं, मेरा, ये सब कह के सीखता है। ये खिलौना मेरा है। और फिर वो ये समझ जाता है धीरे धीरे कि तुम, तुम्हारा, ये शब्द भी वो धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है। तो ये पहचान किसकी है? खुद की पहचान होती है शिशु की। अब इसमें हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? स्वयं और बाहरी पर्यावरण के बीच अंतर करना। खुद के बीच और जो हमारे आसपास का वातावरण है, इसके बीच। शिशु जो होता है आसपास वातावरण के संपर्क में आता है, और जैसे जैसे जितनी चीज़ों के भी संपर्क में आता है उन्हीं के साथ वो नई नई बातें सीखता है। प्लांट्स के संपर्क में आएगा तो प्लांट्स के बारे में सीखेगा, अपने किसी दोस्त के संपर्क में आएगा तो उसके बारे में सीखेगा। और वातावरण से जो उसको अनुभव प्राप्त होते हैं उसके लिए वो एक अलग पहचान उसके माइंड में बनती चली जाती है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कारण और प्रभाव के बीच संबंध। कारण और प्रभाव, इन दोनों के बीच संबंध। देखिए, जब बच्चा बोलना सीखता है तो माता पिता हो या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो, जब उससे प्रश्न पूछते हैं, बात करते हैं, तो प्रश्न का उत्तर पाकर वो अपने आप को परिभाषित करना सीख जाता है। जैसे जब बच्चे से पूछा जाता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो उन शब्दों का, उन जो भी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं उसका कारण और प्रभाव समझता है और फिर उनके साथ अनुभव के अनुसार जवाब देना प्रारंभ कर देता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें देखभाल करने वालों और अन्य लोगों के साथ मौखिक सामाजिक वार्ता के माध्यम से आत्म और पहचान की भावना का निर्माण करना। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, जितनी भी सिचुएशंस उसके साथ होती हैं या फिर जितने भी व्यक्तियों के संपर्क में आता है, वो अपनी योग्यताओं के बारे में जो भी उसको जानकारी प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए जब उसके घर कोई मेहमान आता है तो वो हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, और जब उसको नमस्ते करने पर बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है तो वह इसको अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है और उसको नमस्ते करने का ज्ञान अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ से क्या मिली? प्रशंसा मिली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं स्वबोध और पहचान की भावना विकसित करना। स्वबोध क्या? डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, एक सी होती है नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। चाहे जुड़वा बच्चे हों, उनकी भी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। और प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग अनुभव होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक ही क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन हर बच्चा हर बात को अलग तरीके से सीखता है। तो हर व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? अलग अलग तरह से हो रहा है। और जो भी अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, हमारी उसकी अनुक्रिया
सबकी अलग अलग होती है। हर बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, लेकिन हर बच्चे का आंसर गलत होगा, हर बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा, और हर बच्चे की जो इससे सीखने की भावना है, जो सीख रहा है, अलग तरह से सीखेगा। हर बच्चा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सीख रहा है, तो उसकी अलग भावना विकसित हो रही है यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, किशोरावस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो किशोरावस्था के दौरान उसकी पहचान को, आइडेंटिटी को प्रभावित करते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे कारक हैं। एक तो है शारीरिक कारक, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। एक सामाजिक कारण हो गया, सांस्कृतिक कारण हो गया, भावात्मक कारण हो गया, संज्ञानात्मक कारण हो गया। हम सभी कारणों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये किशोरावस्था के बारे में जो हम थोड़ा सा जानेंगे कि जो किशोरावस्था है, इस अवस्था में जो किशोर है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं, ये ही सारे चेंजेस उसके जो परिवर्तन हैं, जो चेंज आ रहे हैं, उसका इफेक्ट ही उसके ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहला कारक लेते हैं हम, जैविक और शारीरिक परिवर्तन, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस। देखो, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि आपको कि किशोरावस्था के काल में, इस पीरियड में जो किशोर है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो पूरी तरह से मैच्योर होने लगता है। लड़कियों के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लड़कों के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उनके स्पर्म डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस है, इससे जो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। जो हम बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, देखिए विभिन्न संस्कृतियों में जो ये एज होती है वो उसकी औसत एज अलग अलग होती है। लड़कियों हों या लड़के हों, दोनों के अंदर शारीरिक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम सबसे पहले प्यूबर्टी को समझेंगे कि प्यूबर्टी एज क्या होती है। देखिए, जो प्यूबर्टी एज है, ये प्यूबर्टी एज लड़कों और लड़कियों दोनों में डिफरेंट होती है। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स में प्यूबर्टी एज का जो टाइम है वो 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक होता है। इट मीन्स जो लड़कियों की फिजिकल ग्रोथ है लड़कों से पहले प्रारंभ हो जाती है, जबकि जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ की जो फिजिकल चेंजेस हैं, बॉयज़ के फिजिकल चेंजेस या फिर प्यूबर्टी एज कब शुरू होती है? 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक चलती है। इट मीन्स क्या है कि जो बॉयज़ हैं इनमें प्यूबर्टी देर से स्टार्ट हुई, जबकि गर्ल्स में प्यूबर्टी पहले स्टार्ट हो गई। गर्ल्स में प्यूबर्टी 11 साल की अवस्था में शुरू हो जाती है, और बॉयज़ में प्यूबर्टी कब शुरू होती है? 13 साल की अवस्था में। तो प्यूबर्टी एज दोनों में डिफरेंट होती है, और इसका सबसे बड़ा कारण है, इसको हिंदी में कहते हैं वयसंधि अवस्था। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों के अंदर फिजिकल चेंजेस आने सबसे ज़्यादा प्रारंभ हो जाते हैं। अब कौन कौन से चेंजेस आते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, लड़कियों में कौन कौन से चेंजेस आते हैं और लड़कों में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ये देखिए, इनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और इन बॉयज़ में क्या होता है, इनके जो शुक्राणु हैं, इनके शुक्राणु बनने लगते हैं। लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, और लड़कों में एंड्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ध्यान रखेंगे, लड़कियों में एस्ट्रोजन और लड़कों में एंड्रोजन। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इनके मासिक धर्म के शुरू होने से एकदम पहले बढ़ोतरी इनकी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होती है। लड़कों में क्या होता है, कुछ विशेष विशेषताओं के विकास से पहले बढ़ोतरी तीव्र गति से प्रारंभ हो जाती है। थर्ड पॉइंट देखिए, शारीरिक अंगों के साथ साथ इनके ब्रेस्ट का भी विकास होने लगता है, और लड़कों में देखिए इनके शिश्न का आकार बढ़ने लगता है। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, इसमें इनके संपूर्ण शरीर का विकास हो जाता है। इनके जो अंडर आर्म्स है इसमें बाल आने लगते हैं, इस तरह के चेंजेस होने लगते हैं। इनकी त्वचा कठोर हो जाती है, इनकी त्वचा खुरदुरी हो जाती है। और जो यौवना अवस्था है लड़कियों में, ये 11 वर्ष से 13 वर्ष तक चलती है, और लड़कों में 13 वर्ष से 15 वर्ष तक चलती है। लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है और भारी हो जाती है, सुरीली हो जाती है, जबकि लड़कों की आवाज़ कैसी हो जाती है, इनका स्वर फटने लगता है, और धीरे धीरे परिपक्वता के साथ साथ स्वर में नियंत्रण आना प्रारंभ हो जाता है, नियंत्रण आने लगता है। अब इसके बाद देखते हैं हम सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा हमने बायोलॉजिकल चेंजेस। अब हम सोशियो और कल्चरल चेंजेस पर देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। देखिए, जो किशोरावस्था है इसमें शारीरिक परिवर्तन और बदलती हुई जो समाज की अपेक्षाएं हैं, इनका जो प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा इनके
पहचान बनाने पर पड़ता है। पारिवारिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक संदर्भ हो, इन सभी में इनकी अपेक्षाएं बहुत अलग अलग हो जाती हैं। तो इसके लिए जो इनके सांस्कृतिक संदर्भ हैं, किशोरों द्वारा अपनी पहचान बनाने में उनके परिवार, साथी, उनके विद्यालय, उनका पास पड़ोस, समाज और संस्कृति, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है परिवार का प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है परिवार का? देखिए, यदि माता पिता के जो रिलेशन है वो अच्छे होते हैं और परिवार में सभी प्रेम से रहते हैं, तो उसका इफेक्ट उस बच्चे पे भी आता है और वह बच्चा भी पॉजिटिव होने लगता है और वह बच्चा हिम्मत रखता है। लेकिन यदि परिवार में हमेशा झगड़ा होता रहता है, आपस में लड़ाई होती रहती है, तो उसका जो प्रतिकूल प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा किशोर पर पड़ता है। वातावरण का प्रभाव किशोरों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि घर परिवार के में जिन घर परिवारों में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, वह बच्चा हमेशा अंदर से नेगेटिव रहता है। और उसके अलावा एक पॉइंट इसका ये भी देख सकते हैं, परिवार में जो भारतीय परिवार है, यहाँ पर क्या है, जो लड़कियां होती हैं इनको जन्म से पूर्व ही, पहले से ही इनकी उपेक्षा प्रारंभ हो जाती है। मीन्स क्या है, जीवन जैसे कन्या भ्रूण हत्या, आपको पता ही है कि लड़कियों का माँ के गर्भ में आते ही उनकी हत्या कर दी जाती है। फीमेल फर्टिसाइड हमारे समाज में सबसे ज़्यादा चल रहा है। उसके अलावा जो हमारी पश्चिमी संस्कृति है, यहाँ पर जो किशोर पलते हैं और जो भारतीय संस्कृति में किशोर पलते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। पश्चिमी संस्कृति में किशोरों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, स्वतंत्र रहते हैं वो, क्योंकि वो माता पिता से अलग रहते हैं। जबकि जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ पर माता पिता के साथ रहने के कारण यहाँ पर किशोर पूरी तरह से पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण उनके अंदर स्वत्व का विकास धीरे धीरे होता है और थोड़ा डिफरेंट होता है। और हमारे देश में बहुत सारे समुदाय हैं, यहाँ पर बहुत सारे किशोरों में भी बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे पारंपरिक समुदाय हो गए, और व्यवसाय का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि किसी परिवार में कोई व्यवसाय चल रहा है, तो क्या करते हैं, बच्चों को फ्रीडम बाहर निकलने की नहीं दी जाती है और वह बच्चे उस पारिवारिक व्यवसाय को ही अपना लेते हैं, क्योंकि उनके पास बाहर जाने का ऑप्शन नहीं होता है। क्यों? एक, वो दूसरा रिस्क भी नहीं उठाना चाहते, क्योंकि यदि बाहर जाएंगे तो उन्हें नहीं पता कि वो पूरी तरह से अपना काम करने में सफल होंगे या नहीं होंगे, तो वो पारिवारिक व्यवसाय को ही अपना लेते हैं। जैसे मान लीजिए पिता की दुकान है तो बेटा भी उसी दुकान पर बैठेगा, तो उनको पूरी तरह से क्या नहीं मिलती, फ्रीडम नहीं मिलती, वो डिपेंडेंट रहते हैं पेरेंट्स के ऊपर। जबकि जो पश्चिमी संस्कृति है, वहाँ पर पहले से ही बच्चों को यंग एज में ही अलग कर दिया जाता है, जो माता पिता से अलग रहते हैं, और अलग रहने के कारण उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और वह अपना कार्य बहुत ईजीली कर लेते हैं। एक इसमें यह भी कारण है कि जो भारतीय समुदाय है, यहाँ पर किशोरों को अपनी बात कहने की पूरी तरह से आज़ादी नहीं होती, उनके ऊपर बहुत सारे बंधन लगा दिए जाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर ही बनेगा, जबकि चाहे उसकी रुचि पायलट बनने में है, वैज्ञानिक बनने में है, आर्टिस्ट बनने में है, तो उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती है। जबकि पश्चिमी जो देश हैं, वहाँ पर ये सब फ्रीडम्स मिलती हैं बच्चों को, इसलिए वो पूरी तरह से मैच्योर अलग तरह से होते हैं। और एक बात और, यहाँ पर हमारे इंडियन कल्चर में परिवार में सबसे ज़्यादा जो उन जीवन साथी चुनने का चुनाव करने के लिए उनको फ्रीडम नहीं दी जाती, और ये कहा जाता है कि ये जिम्मेदारी परिवार की है। जबकि पश्चिमी संस्कृति में ऐसा नहीं है, वहाँ पर जीवन साथी स्वयं ही चुनते हैं बच्चे। अब हम दूसरा इफेक्ट देखते हैं। दूसरा इफेक्ट देखेंगे मित्र और साथी का, पीयर ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ता है। जो परिवार की भांति पीयर ग्रुप होता है, इसका प्रभाव भी पहचान बनाने की प्रक्रिया पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। किशोर अपने परिवार से बाहर आस पड़ोस में, वातावरण में बहुत सारे मित्र बनाते हैं, और इन साथियों के समूह में किशोर उठते हैं, बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, और एक अच्छे मित्र समूह की संगति से वे एक अच्छी पहचान का विकास कर सकते हैं। वहीं एक गलत मित्र की संगति में वो असामाजिक कार्यों में फंसकर बहुत अच्छी अपनी पहचान नहीं बना पाते और कार्य करने में असफल भी हो जाते हैं। मीन्स जैसे उनके मित्र होंगे वैसा ही वो बनेंगे, क्योंकि मित्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव एक किशोर के ऊपर पड़ता है। अब आता है विद्यालय। विद्यालय का भी उस किशोर की पहचान बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। किशोरों के उचित व्यक्तित्व के निर्माण के लिए एक अच्छा शिक्षण संस्थान और विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद और व्यायाम की उचित सुविधाएं, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। इससे उसका संज्ञानात्मक विकास भी होता है, और साथ साथ यदि उन्हें लाइब्रेरी मिल रही है, लैब मिल रही है प्रैक्टिकल करने के लिए, और उनको वाद विवाद करने के लिए
मिल रहा है सर्कल आस पड़ोस में या विद्यालय में, तो और जो भाषण प्रतियोगिता हो रही है, संगोष्ठियाँ हो रही हैं, तो इसका भी उनके पहचान बनाने पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे उनकी बोलने की क्षमता सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है आस पड़ोस। किशोर अपना काफ़ी समय, बहुत सारा समय आस पड़ोस में बिताते हैं, इसका उनके व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी देशों की अपेक्षा हमारे देश में पड़ोसियों का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पड़ोसी का इफ़ेक्ट एक किशोर के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है तो आस पड़ोस में जो देखता है वो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर अप्लाई करता है। और किशोरों की जो पहचान है वो स्वत्व भी बनाती है उसका। जैसे उसके लिए हमें भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, पेरेंट्स को भी। सबसे पहला है क्या, किशोरों को समय देना चाहिए, जैसे उनके साथ बातें करें, उनके साथ डिस्कशन करें, उनके साथ दोस्ती करें, जिससे वो उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें पेरेंट्स के साथ शेयर करें। और अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए, उन्हें पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, कि डिसीजन लेने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप अपना डिसीजन खुद लें, और उनको उनका डिसीजन लेने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे वो डिसीजन लेने में किसी भी प्रकार की हिचक उत्पन्न ना हो उनके अंदर। और दूसरे किशोरों से उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। और अच्छे पालन पोषण में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अनुशासन। और ये जो अनुशासन है ये मार कर, पीट कर या धमका कर नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार से समझाकर और उचित रास्ता दिखाकर ही होना चाहिए। और थोड़ा सा किशोरों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, तभी वो अपने स्वत्व का विकास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इमोशनल चेंजेस। किशोरों के अंदर बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। इमोशनल चेंजेस से ये इमोशनल चेंजेस के कारण ही इस अवस्था को, किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की आयु कहा गया है। यही कारण है कि किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की आयु कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस अवस्था में किशोरों के अंदर बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब उनकी शारीरिक वृद्धि होती है तो उनके अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है और टेंशन में वो किशोर रहने लगते हैं। जैसे प्रारंभिक किशोरावस्था में है, इस समय पर संवेग उनके बहुत ज़्यादा अनियंत्रित होते हैं, और आयु की बढ़ोतरी के साथ साथ किशोरों के भावात्मक व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने लगते हैं और अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी थोड़ी सी एज बढ़ती है और वो मध्य किशोरावस्था तक आते हैं तो वो अपने भावों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, और उनको अपने भावों को छिपाना सीख जाते हैं, और अपनी समस्याओं को शांत होकर खुद हल करना सीख जाते हैं। जो कुछ बच्चे होते हैं जिन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी साज सज्जा में सबसे ज़्यादा लगे रहते हैं। जैसे यदि उनके पिंपल भी निकल जाए तो उसको लेकर ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरे पिंपल क्यों निकल गया, और उसी की परवाह में 6 दिन तक परेशान रहते हैं कि मेरे पिंपल निकल गया, हर समय उसी के ऊपर ध्यान देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हर समय कोई हमें ही देख रहा है, हमारे ऊपर ही किसी का ध्यान पूरी तरह से है। और वो अपने शारीरिक विकास को बहुत ज़्यादा गौरवपूर्ण मानते हैं और अपने स्वत्व के विकास में भी उत्तम रहते हैं। यही कारण होता है कि जो किशोर होते हैं वो अपने आप को किसी दूसरे सक्षम किशोर से कम नहीं समझते और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जबकि जो एक हष्ट-पुष्ट किशोर है वो अपनी शारीरिक छवि में संतुष्ट नहीं होता है और हमेशा हीन भावना से ग्रस्त रहता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है संज्ञानात्मक परिवर्तन। संज्ञानात्मक परिवर्तन जिसको कॉग्निटिव चेंजेस भी कहते हैं, 11th में आपने पढ़ा भी था ये। कॉग्निटिव चेंजेस क्या होते हैं? कॉग्निटिव चेंजेस का मतलब है स्वबोध का विकास। तो कॉग्निटिव चेंजेस थोड़ा सा समझा देती हूँ। संज्ञानात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? इसका मतलब है हमारी सोचने समझने की क्षमता, किशोरों की सोचने समझने की क्षमता। देखिए, जब शिशु जन्म लेता है और तो उसको पहचान के बारे में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर व्यक्तित्व की भावना डेवलप होनी शुरू हो जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में आते आते बच्चा स्वयं को निश्चित और सही संदर्भों में व्याख्या करने लगता है, और मध्य किशोरावस्था में उसके अंदर स्वयं का विवरण पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और तुलनात्मक भी हो जाता है। जब बच्चा 11 वर्ष का होता है तब स्वयं का विवरण काफ़ी हद तक वास्तविक हो जाता है और वह वास्तविक स्वयं एवं आदर्श इसमें अंतर करने में पूरी तरह से सक्षम
हो जाता है। तो संज्ञानात्मक परिवर्तन का मीन्स क्या है, उसके अंदर स्वयं की भावना, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता कितनी डेवलप हो रही है। ये वो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो चिंतन, कल्पना, तर्क और स्मृति से परिपूर्ण होती हैं, उसे ही संज्ञान कहा जाता है, वो ही संज्ञान कहलाती है। अब हम इसके बाद देखेंगे किशोरावस्था के दौरान होने वाले ज्ञानात्मक परिवर्तन। कौन कौन से ज्ञानात्मक परिवर्तन हैं जो किशोरावस्था के टाइम पर होते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है सुव्यवस्थित सोच विचार। सुव्यवस्थित सोच विचार से मीनिंग क्या है? सुव्यवस्थित सोच विचार से मतलब है कि वो पूरी तरह से क्रमबद्ध रूप से सीरीज वाइज सोच विचार कर सकता है। जैसे यदि किशोर से किसी से पूछा जाए कि आज स्कूल में उसने क्या पढ़ा, तो वो क्रम अनुसार बता देगा, फर्स्ट पीरियड में ये हुआ, सेकंड में ये हुआ, थर्ड में ये हुआ, फोर्थ में ये हुआ। जबकि यही क्वेश्चन यदि किसी अल्पवयस्क से पूछा जाए तो वह इतनी जल्दी से सीरीज वाइज सुव्यवस्थित तरीके से नहीं बता सकता, वो उसको अव्यवस्थित ढंग से बताएगा। सेकंड पॉइंट लेते हैं परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या होती है? इस अवस्था में जो किशोर होता है वो हर स्थिति का अनुमान लगाकर और पूरी तरह से उसको इमेजिन करके ही किसी स्थिति को पूरी तरह से बता सकता है, और वह उसके हल भी बता देगा, उसके कारण भी बता देगा और परिणाम भी बता देगा। किस तरह से? केवल उस चीज का अनुमान लगाकर, उसके बारे में सोच विचार करके, परिकल्पना करके ही वह उस स्थिति के बारे में बता देगा। जैसे मान लीजिए आजकल कोरोना चला हुआ है, तो इसको और हम उसको बताते हैं ऐसे ऐसे कोरोना चल रहा है, जैसे न्यूज़ में दिखाते हैं, तो वो उसके बारे में अनुमान लगा लेता है, इमेजिनेशन कर लेता है, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। तो किशोर इमेजिनेशन बहुत जल्दी से कर लेता है। थर्ड आता है इसमें काल्पनिक स्थिति में तर्क वितर्क। काल्पनिक स्थिति में तर्क वितर्क विचार करके उसके वो तर्क प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाता है और अवास्तविक समस्याओं के विषय में सोचकर उनका तर्कपूर्ण उत्तर देने में भी सक्षम हो जाता है। कोई भी बात उसको बताई जाती है तो उसको वो तर्क से बताता है। जैसे किशोर एक बम विस्फोट की दुर्घटना यदि कहीं पर हुई है तो वह उसको ऐसे हमें एक्सप्लेन करके बताएगा जैसे वो वहाँ खड़े होकर उसको देख रहा था, और पूरी स्थिति को बिल्कुल काल्पनिक रूप से हमें समझा देगा। यदि कोई और भी पूछता है तो उसको भी वह पूरी स्थिति को इमेजिनेशन के तौर पर ही बता देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें काल्पनिक निगमनिक तर्क। ये क्या होता है? इसमें किशोर किसी भी समस्या के विभिन्न बहुत सारे हल निकालने में की भी क्षमता रखता है। कोई भी समस्या है तो उसके विचार वो वास्तविकता से हटकर संभव तथ्यों के बारे में सोचता है और तर्कपूर्ण ढंग से हर संभव विकल्प का विचार करके निर्णय लेता है, और निर्णय लेने से पहले सभी अनुमान सोच लेता है। जैसे मान लीजिए कोई खिड़की का शीशा टूट गया है तो एक आम आदमी केवल ये कह देगा कि पत्थर मारकर बच्चों ने तोड़ दिया होगा, लेकिन जो किशोर है वो क्या कहेगा? वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा आंधी भी आ सकती है, तेज हवा चली होगी, हो सकता है बिजली गिर गई हो, या फिर तेज आवाज से शीशा टूट गया हो, या फिर कुछ और। वो उसके बहुत सारे कारण परिणाम सब बता देगा और वह उसके अनुमान के बारे में भी पूरी तरह से बता सकता है। नेक्स्ट आता है फिर आत्म मूल्यांकन। जो किशोर होता है वो आत्म मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन करके अपने गुण, दोष, कमियां और शक्तियां जांचने लगता है, और इस अवस्था में किशोर आत्मनिरीक्षण के साथ साथ प्रत्येक वस्तु, स्थिति, व्यक्ति का भी संपूर्ण विश्लेषण करने लगता है। तो ये पॉइंट हो गए किशोरावस्था के दौरान होने वाले ज्ञानात्मक परिवर्तन, कौन कौन से ज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं। तो आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम इसका क्विज लेते हैं। सभी बच्चे क्विज सॉल्व जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है किशोरावस्था आयु है कौन सी? तनाव की, तूफान, तनाव और तूफान, या सभी? जो भी ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। सेकंड क्वेश्चन है वय संधि अवस्था या फिर प्यूबर्टी, इसको इंग्लिश में प्यूबर्टी एज कहते हैं, लड़कों में कब प्रारंभ होती है? लड़कों की पूछी है। और थर्ड क्वेश्चन में यही प्यूबर्टी एज लड़कियों की पूछी है, वो आपको बतानी है। और यहाँ पर अब हम इस वीडियो को, इस चैप्टर को भी खत्म कर रहे हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ABC तीनों पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।